नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन वाइज जय सिंह में। तो आज हम प्रस्तावना के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना से एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, देखेंगे कि एग्ज़ाम में प्रस्तावना की दृष्टि से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय प्रदान किए गए हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय का वर्णन करती है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन करती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की
जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके संस्थापक किसे माना जाता है या कौन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, जिसे एक ही बार में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो संकल्प है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो दिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संकल्प किसके विचारों पर या किसके संकल्प पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संकल्प किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो चूंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह आधारित है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में जगह दी गई किस रूप में, प्रस्तावना के रूप में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संकल्प किस पर आधारित है, तो उद्देश्य प्रस्ताव। कुछ लोग उद्देश्य लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो अभी मैंने इस बात का जिक्र किया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश तो जवाहर लाल नेहरू यानी कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
पेश किया था संविधान सभा में। अब बात आती है कि कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन की दृष्टि से ये तारीख इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोई पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पेश किया था और किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। चलिए आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया, तो इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यानी कि कब स्वीकार किया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर है 12 जनवरी 1947 को। को स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा एरर में रखना, क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूजन में है कि 12 जनवरी 1947 को किया गया कि 22 जनवरी को। तो इधर उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, 12 जनवरी 1947 को, इसे चेक भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब अपनाई गई। ये जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया या कब अपनाई गई। तो कब अपनाई गई, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, 12 जनवरी 1947 को। लेकिन प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को कब लागू किया गया, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया गया। प्रस्तावना को कब लागू किया गया। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को लागू किया गया।
इस प्रकार की मैंने 3 क्वेश्चन देखे भी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 12 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना कब अपनाई गई? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अपनाने के बाद लागू कब की गई? तो लागू की गई 26 जनवरी 1950 से। तो अपनाना बात अलग है, लागू करना बात अलग है, और स्वीकार करना बात अलग है। यानी पहले किसी चीज को स्वीकार किया जाता है, जैसे आपको कोई भी गिफ्ट वगैरह देता है तो पहले अपन स्वीकार करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि ले लिया, स्वीकार कर लिया, फिर कहीं सोचेंगे कि इसे अडॉप्ट करना है, अपनाना है या नहीं, रिटर्न करना है। तो स्वीकार कब की गई? 12 जनवरी 1947 को। अपनाई कब गई? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इम्प्लीमेंट जब प्रस्तावना का हुआ तो इम्प्लीमेंट की जो डेट है, यानी प्रस्तावना को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं करती है? प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं करती है? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि कौन सा न्याय नहीं दिया गया है? तो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, अभी अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन में, 3 प्रकार के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन धार्मिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करती है। इसलिए इसका आंसर होगा कि धार्मिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करती है। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना के 4 स्तंभ या 4 आदर्श कौन कौन से हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 आदर्श, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श दिए गए हैं, या जो जिन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्तंभ भी माना जाता है। स्तंभ मतलब पिलर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 आदर्श कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का जिक्र भी है। तो इस प्रकार से ये 4 स्तंभ जो माने गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो दिए गए हैं, पहला स्तंभ कौन सा है? न्याय। दूसरा स्वतंत्रता। तीसरा समता। और चौथा बंधुत्व। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रकार के, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रकार के आदर्श दिए गए हैं, जिनका नाम न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संदेश क्या है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह क्या संदेश देना चाहती है। भारतीय संविधान की
प्रस्तावना का संदेश क्या है? ये क्वेश्चन फैक्चुअल के हिसाब से यानी फैक्ट के हिसाब से और कहीं भी आम बोलचाल की भाषा में यानी कि या मीन्स की दृष्टि से या इंटरव्यू की दृष्टि से ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बारे में जानना चाहिए कि भारत संविधान की प्रस्तावना क्या संदेश देती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन मूल्यों का वर्णन करती है जो भारतीय संविधान में मौजूद हैं। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन मूल्यों या आदर्शों का वर्णन करती है जो संविधान में व्याप्त हैं। व्याप्त का मतलब है कि दिए गए हैं और लोकतांत्रिक सरकार, शासन, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की यह चर्चा करती है। कौन से आदर्श की बात करती है? ये जो चार आदर्श है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किन किन नामों से बुलाया जाता है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुछ लोग उद्देश्य का कहते हैं, क्लियर। कुछ लोग इसे संविधान की भूमिका भी कहते हैं और कुछ लोग इसे संविधान का परिचय भी कहते हैं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कई नाम हैं, जैसे कि उद्देश्य का ही बुलाते हैं, भूमिका भी बुलाते हैं, संविधान का परिचय भी कहते हैं और इंग्लिश में लोग इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लेखक कौन हैं? यानी कि प्रस्तावना के लेखक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लेखक कौन है? तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, यानी कि हमारी भारत संविधान की प्रस्तावना उसमें कुल कितने शब्द हैं? प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो भारत संविधान की प्रस्तावना में कुल 52 शब्द समाहित हैं। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? या यूं कह लें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान
कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। क्लियर? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द है उसका नाम है अखंडता। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन आता है कि ये तीनों शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और मैंने पढ़ाने में बताया था कि 3/1/1977 से यह लागू किए गए। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया है? भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया है? तो भारतीय संविधान की वैसे तो संसद भवन में रखा गया है इसे, लेकिन इसकी जो एक मूल प्रति है ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है भारतीय संविधान की। तो इस दृष्टि से इसका आंसर होगा कि सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर एमपी में इसकी एक मूल प्रति यानी भारतीय संविधान की क्या रखी गई? एक मूल प्रति रखी गई है। क्लियर? भारतीय संविधान को कहाँ रखा गया? सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में। इसकी मूल प्रति यहाँ पर रखी है। क्लियर? हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका पहला शब्द कौन सा है? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द के साथ शुरू होती है? प्रस्तावना किस शब्द के साथ शुरू होती है? तो किस शब्द के साथ शुरू होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इतना क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है, अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि जो प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला शब्द है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? अगला क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रस्तावना में दिया गया पहला शब्द किस शब्द की बात कर रहे हैं? इसी शब्द की बात कर रहे हैं कि हम भारत के लोग।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया पहला शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, या किस देश की संविधान के तर्ज पर लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया। करीब 50 या 60 क्वेश्चन के लगभग बनेंगे इस टॉपिक से, तो आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। प्रस्तावना में दिया गया पहला शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, अमेरिका के। वहां की अगर संविधान पढ़ते हैं तो पहला शब्द यही मिलेगा कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग, उसी की तर्ज पर लिया गया है। क्लियर। अब अगला है कि मूल संविधान को कहाँ रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल संविधान को कहाँ रखा गया है। ये तो कहाँ रखा गया है, संसद भवन में। मूल संविधान को कहाँ रखा गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा कि इसको संसद भवन में रखा गया है। एक हीलियम के बॉक्स में, संसद भवन में एक हीलियम के बॉक्स में इसे बंद करके रखा गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अध्यक्ष किसे कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अध्यक्ष किसे कहा जाता है। लगभग इसका आंसर सब लोग जानते होंगे। तो इसे कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। क्लियर। अब यह कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है। पहले ये सुनो, भारतीय संविधान का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। अब अगला क्वेश्चन बढ़ता है कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय, ये तीन क्वेश्चन समझने लायक है, अभी समझाएंगे। भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक नहीं कहा जाता है कि चूंकि भारतीय संविधान माननीय श्री प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा लिखा गया है। जब भारतीय संविधान प्रेम नारायण राय यादव द्वारा लिखा गया है तो फिर
भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कैसे कह सकते हैं। और इस पर कई रील्स, कई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यानी कि वाद विवाद का ये विषय है। तो यहाँ पर बिना किसी पक्ष या विपक्ष को लिए हुए हम ये व्यू क्लियर करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर यानी कि माननीय श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही क्यों कहा जाता है, और क्यों हम माननीय श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान का जनक नहीं मान सकते हैं, और ये किसी भी प्रकार से भारतीय संविधान के जनक हैं ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो इससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चन को मिलाकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन हैं। भारतीय संविधान के लेखक यानी कि राइटर कौन है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लेखक कौन है, अर्थात भारतीय संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया, अर्थात भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया। नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक क्वेश्चन आया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और लगभग 2014 या 13 के लगभग ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सन क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो लोअर में आया हो चाहे अपर में आया हो। ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, अर्थात भारतीय संविधान के लेखक कौन है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके लेखक हैं। अब कम टू द पॉइंट इस व्यू पर आते हैं कि ये कुछ लोग कहते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने चूंकि संविधान लिखा है इसलिए भारतीय संविधान का जनक, और भारतीय संविधान का जनक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को ही माना जाता है, ये माना जाना चाहिए। जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, तो इस पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई अधिकारी है और उस अधिकारी अपने स्टेनो को ऑर्डर देता है कि आपको कोई ऑर्डर टाइप करना है, यानी कोई ऑर्डर दिया, यानी किसी अधिकारी ने एक मसौदा यानी कि एक ड्राफ्ट जिसे हम बोलेंगे, या कोई ऑर्डर दिया कि इस मसौदे को आपको क्या करना है, लिखना है यानी कि प्रिंट करना है। किसी एक अधिकारी ने, जो अभी अधिकारी लोग होते हैं वो अपने स्टेनो को क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जैसे कोई निर्णय अगर न्यायालय में आया तो डायरेक्ट जज साहब तो निर्णय को लिखते नहीं हैं, निर्णय को टाइप कौन करेगा, जो उनके बगल में बैठा हुआ स्टेनो वह माननीय जज साहब के निर्णय को टाइप करेगा, या किसी कोई भी अधिकारी हो उनके निर्णय को, जो अधिकारी बड़े अधिकारी ने निर्णय दिया है वो स्टेनो उस निर्णय को टाइप करेगा। लेकिन इस स्टेनो को यह अधिकार नहीं है कि जो निर्णय अधिकारियों ने दे दिया है टाइप करने के लिए, वह इस निर्णय में कुछ बदलाव कर सके या कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ सके या हटा सके या फिर कुछ संशोधन कर सके, इसे ये अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो मसौदा दिया था तैयार करके कि ये भारतीय संविधान का मसौदा है, ये प्रावधान भारतीय संविधान में समाहित है, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में समाहित है, इतने भाग हैं, ये भारतीय संविधान का आदर्श है, पूरा मसौदा तैयार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। और उस मसौदे को फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था अपने हाथों से। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को इस बात का कोई अधिकार नहीं था कि वह दिए गए मसौदे को क्या करें, उसमें संशोधन करें या उससे कुछ शब्द हटा सकें या उसमें कुछ शब्द जोड़ सकें। इसी बात को लेकर भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है और यही बात सत्य है। और हम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान का जनक नहीं मानते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या भीमराव अंबेडकर जी ने ही संपूर्ण संविधान लिख दिया था, और भी तो सदस्य थे संविधान सभा में, तो संविधान सभा में और भी सदस्य थे और कई भारतीय संविधान की जो सभा थी संविधान सभा, उसमें बहुत सारे सदस्य थे। तो जिस प्रकार से देखेंगे कि जो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है अभी, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो हालांकि निर्णय तो मंत्री परिषद किसी भी विषय पर कार्य करेगी, किसी भी बिल विधेयक पर कार्य करेगी, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री जी ही लेंगे कि ये बिल ठीक है कि नहीं है। यानी कि सारा देख रेख प्रधानमंत्री के अंडर में ही होगा। प्रधान क्या है, प्रधान मतलब मुखिया। इसी प्रकार ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे और अंबेडकर जी की देख रेख में सब कुछ हुआ। यानी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब एक व्यक्ति तो अकेले बैठ के लिख नहीं सकता है, ना कुछ कर सकता है अकेला व्यक्ति ना। तो उन्होंने, जैसे कि भारतीय संविधान कहा जाता है कि उधार का थैला है, कई प्रकार के कई प्रावधान जो भारतीय संविधान में समाहित है वो कई देशों से उधार लिए गए हैं। तो जब इस बात पर चर्चा हुई कि ये प्रावधान भारतीय संविधान में समाहित करना है कि नहीं करना है, तो सदस्यों ने भी उस पर चर्चा की और अंबेडकर जी ने भी चर्चा की, लेकिन जो अंतिम निर्णय लिया गया वह अंबेडकर के द्वारा ही लिया गया। और जब अंतिम निर्णय लिया गया तो जो अंबेडकर जी ने डिसाइड किया कि इस भारतीय संविधान में यह प्रावधान समाहित होने चाहिए, उन्हीं प्रावधानों को माना गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सदस्यों ने जो प्रावधान सुझाए उनके प्रावधानों को दरकिनार किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय जो अध्यक्ष होता है ड्राफ्टिंग कमेटी का या कोई किसी का भी, तो अंतिम निर्णय उसी के हाथ में होता है। तो अंतिम निर्णय किसके हाथ में था, भीमराव अंबेडकर के हाथ में था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इन्हें ही था और इन्होंने ही संविधान में क्या जोड़ा जाना चाहिए, किस प्रकार का लिखा होना चाहिए, क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, इन्होंने ही सबको सारे डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन उन्होंने ही गाइड की। यानी कि गाइडेड पर्सन थी, ठीक। और जो गाइड करता है, जो लीड करता है, नाम उसी का होता है, उसी का विचार होता है अपनी वर्किंग कमेटी को चलाने के लिए या अपने संगठन को चलाने के लिए। इस प्रकार से आजकल हम राजनीतिक दलों में देख सकते हैं। क्लियर। अब ये टॉपिक थोड़ा, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा क्लियर ये हुआ होगा आप लोगों का, क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज पर बहुत होती है। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान है जो, उसके हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है। भारतीय संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है। भारतीय संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है। संविधान पर, भारतीय संविधान के
हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है? तो संविधान की कैलोग्राफी के जरिए तैयार एक हस्तलिखित प्रति के आखिरी पेज नंबर 469 पर संविधान सभा के सदस्य सुंदरलाल का हस्ताक्षर, यानी कि सुंदरलाल के हस्ताक्षर हैं। और इसके बाद इस पेज पर कैलोग्राफी से यह प्रति तैयार करने वाले दिल्ली के प्रेम नारायण रायजादा का अंग्रेजी में जिक्र है। यानी कि भारतीय संविधान के पन्ने पर किसका जिक्र है? हर पन्ने पर भारतीय संविधान के हर पन्ने पर किसका जिक्र है? तो क्वेश्चन में आंसर होगा सुंदरलाल का जब बाद में कैलिग्राफी की गई तो फिर हर पन्ने पर नाम मिलता है किसका? किसका नाम मिलता है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण राय, एक ही है यार, रायजादा लोग। भारतीय संविधान के पन्ने पर किसका नाम लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का लिखा है। क्योंकि अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है भारतीय संविधान के हर अंतिम पन्ने पर किसका नाम लिखा है? तो सुंदरलाल का लिखा है। बाद में संविधान की क्या की गई? कैलोग्राफी की गई। तो उसके बाद फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम हर पन्ने पर लिखा गया। भारतीय संविधान के हृदय के रूप में किस अधिकार को माना जाता है? अब क्वेश्चन अगला आता है कि भारतीय संविधान के अधिकार के रूप, भारतीय संविधान के हृदय के रूप में किस अनुच्छेद को जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन सुनिए। भारतीय संविधान के हृदय या आत्मा के रूप में किस अधिकार आ जाए या ये आ जाए किस अनुच्छेद, यानी कि किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद को माना जाता है? किस अनुच्छेद को माना जाता है ये आएगा, या फिर ये माना जाता है? माना जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के हृदय या आत्मा के रूप में किस अधिकार को माना जाता है? तो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को, जो कि क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा?
देखो ये दो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन अभी आएगा और ये दोनों तीनों क्वेश्चन में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा, भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो सीधा सीधा इसका आंसर है अनुच्छेद 32। क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसे ही भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। यानी भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किस अधिकार को माना जाता है? तो है संवैधानिक उपचार के अधिकारों को माना जाता है। लेकिन कोई ये पूछ ले कि संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है, अगर अम्बेडकर का नाम ना ले तो फिर प्रस्तावना को ही कहा जाता है। क्लियर? अब आते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत। और जो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसी अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन बढ़ता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अधिकार जुड़ जाता तो आर्टिकल 32 हो जाता है। यही कंफ्यूजन है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है उस पर किसकी तस्वीर बनी हुई है फ्रंट पेज पर? ये अभी चल रहा है मुद्दा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि पर किसका चित्र या स्केच बना हुआ है? इस क्वेश्चन को लेकर, यानी कि इस बात को लेकर आजकल ये अटकलें लगाई जा सकती हैं कि लगाई जा रही हैं, सॉरी, कि चूंकि प्रभु श्री राम का चित्र भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि के फ्रंट पेज पर बना हुआ है, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह इस ओर संकेत करता है। तो एक बात इसमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर किसी भी किताब पर, किसी बुक पर अगर ये किसी फ्रंट पेज पर अगर किसी का स्केच बना हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके द्वारा ऐसा ही होना चाहिए। ये बात का विषय है कि आगे होगा कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसका स्केच बना हुआ है? तो स्केच बना है प्रभु श्री राम का, जिसको लेकर हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात चलती है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा में कितनी बार पेश की गई है? कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई, तो क्या एक बार उन्होंने पेश की और संविधान सभा द्वारा अपना ली गई, स्वीकार कर ली गई, या एक बार नहीं दोबारा गए, या तीसरी बार गए? तो कितनी बार संविधान सभा में पेश की? क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन अगला बनता है हमारा कि भारतीय संविधान
की प्रस्तावना को संविधान सभा में कितनी बार पेश किया गया? तो कितनी बार पेश किया गया? एक बार, और एक ही बार में उन्होंने स्वीकार कर ली थी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, इतना ध्यान रख लेना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक साथियों सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी सन 1976 में हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए थे। तब से लेकर आज तक कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ। घुमा के इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया? तो भैया सिर्फ 1976 में हुआ था, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट बार 1976 में भी है, यानी कि एक ही बार है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर ऐसे बना दे इसको घुमा के कि संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया? 1976 में। कौन सा था? 42वां। कब किया गया? कौन किया गया? 42वां संशोधन। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर ऐसे पूछते हैं कि प्रस्तावना में अंतिम संशोधन कब किया गया? कब किया गया? तो कब किया गया? 1976 में ही, क्योंकि हम बता ही चुके अभी अभी कि एक ही बार अभी तक हुआ है 1976 में, फर्स्ट एंड लास्ट है। तो ठीक है, अब ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, घुमा फिराए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो आगे देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना किसे आत्मा कहती है? यानी संविधान, अगला क्वेश्चन इस प्रकार के, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो अधिनियम लाए गए थे, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1900, भाषण शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1929, भारत सरकार अधिनियम 1919, इस प्रकार जैसे कई प्रकार के चार्टर एक्ट आए थे, जैसे 1773 का चार्टर एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, कई प्रकार के एक्ट्स, जैसे राजा रानी की घोषणा, हुमायूं विक्टोरिया की, इस प्रकार के कई प्रकार के एक्ट, जैसे चार्टर एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919, कई प्रकार के, जब अंग्रेजों का शासन था तो कई प्रकार के अधिनियम इस प्रकार के भारतीय शासन के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। तो क्या कोई ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कोई ऐसा नियम कानून भी बनाया गया था जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख था? इस प्रस्तावना की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रेजेंट में है। क्या अंग्रेजों के द्वारा भी कोई ऐसा नियम कानून था जिसमें प्रस्तावना दी गई थी? तो अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कि ब्रिटिश इंडिया के
किस ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम में प्रस्तावना मौजूद थी? तो वह आंसर है भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? 1919। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अभी आप तो कहते कि सर उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया गया था वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। हाँ, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी यानी कि हमारी भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है, ना कि जो कि प्रस्तावना भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में दी गई थी, इस प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया है। इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन अगर यह आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित थी, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। इतना ये आप समझ लेना। अब और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, मेरी इस बात की गारंटी है कि अगर प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा तो कोई भी एग्जाम उससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं लिख के देता हूं इस वीडियो में कि इस प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, या किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। यह क्वेश्चन आ चुका है। ठाकुर दास इनका नाम है ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा। अब कंफ्यूजन मत होना, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा। किस अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है? तो किस अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा हृदय माना जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? अनुच्छेद 32 ही भारतीय संविधान, अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसलिए अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। इतना कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? वरना 3 क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा? किसने कहा? कौन पर्सन है वो? तो पर्सन का नाम है ठाकुर दास भार्गव। अगला क्वेश्चन है कि किसने या किसके द्वारा, किसने प्रस्तावना को, किसने या किसके द्वारा बातें की है? किसने प्रस्तावना को, प्रस्तावना का मतलब ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना से है। यहाँ हम बार के बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इतने आप लोग समझदार हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा? पहचान पत्र कहा। तो किसने कहा? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा, यानी कि ये भारत संविधान का एक आइडेंटिटी है। तो किसने कहा? यानी उन शख्स का नाम है, यह संविधान, इनका नाम है N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला।
दोनों क्वेश्चन हुए। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। किसने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा? तो किसने कहा? एन.ए. पालखी वाला ने। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है? अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा, यानी किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली? बहुत क्वेश्चन बनाए हैं इसलिए था ये क्वेश्चन बाहर न जाए, एक आध छूट गया हो तो पता नहीं। किसने? के.एम. मुंशी ने। पूरे के पूरे 4 घंटे मुझे कंक्लूजन करने में लगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बनना है, क्या आ चुके हैं, क्या नहीं आना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा? के.एम. मुंशी ने। ये तीनों क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने जाना। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है, यानी कि क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका संशोधित संस्करण है? क्वेश्चन घुमा के वही पूछ दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। इसी क्वेश्चन को घुमा कर ऐसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण किसका है या किसका संशोधित संस्करण है। तो किसका है? उद्देश्य प्रस्ताव का। ये क्वेश्चन हम अब लिखेंगे नहीं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग जो शब्द है, इसका क्या अर्थ है? यानी कि इसका ये अर्थ है, हम बता ही चुके कि इसका निर्माण, संविधान का निर्माण भारतीय संविधान की भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे। आप एक बार और सुन लो कि किसने भारत की संविधान की प्रस्तावना में, भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है हम भारत के लोग, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत के लोगों यानी कि भारत की जनता के द्वारा हुआ है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत को किस तरह का देश घोषित करती है? यानी प्रस्तावना भारत को किस तरह का, एक मिनट पेन था अभी, किस तरह का देश घोषित करती है? तो किस तरह का देश घोषित करती है? धर्मनिरपेक्ष। तो आंसर होगा धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया? हो गया। अब हम देखते हैं किस निर्णय में, अगला क्वेश्चन है किस निर्णय में या किस बाद में यह निर्णय दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो किस बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? यानी किस केस में, किस निर्णय में नहीं माना गया? तो मैंने बताया था वो मामला है बेरूबारी बनाम भारतीय संघ या भारत संघ।
बेरुबारी बनाम भारत संघ के मामले में, जो कि कब आया था 1960 में। इसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। बाद में इसी निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उलट दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन इस हिसाब से हमारा बनता है कि किस केस या बाद में प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। किसमें किया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इतना क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र के कितने नामों का जिक्र करती है या क्या नाम घोषित करती है? तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? साधारण भाषा में संविधान में राष्ट्र का नाम क्या है? राष्ट्र का नाम क्या घोषित है? क्या है? दोनों नाम है, भारत और इंडिया, जिस पर विवाद हुआ था। अच्छा, हाल ही में जो भारत बनाम इंडिया का विवाद आया था कि क्या सरकार हमारे राष्ट्र का नाम इंडिया हटाना चाहती है, सिर्फ भारत करना चाहती है, इस पर हम एक सेशन पहले कर चुके हैं और इस सेशन का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। तो जिन जिन लोगों को देखना हो तो देख लेना। मैंने उसमें बताया है, बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि भारत बनाम इंडिया का विवाद क्या है, कैसे ये विवाद उपजा है, पूरा बताया और समझाया है। तो ये वीडियो जाके आप लोग देख लेना। अब क्वेश्चन अभी ये है कि संविधान में राष्ट्र का नाम क्या घोषित है? तो दो नाम है, क्या? भारत था, इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है कि न्याय की जो संकल्पना है, यानी कि न्याय की जो तीनों प्रकार की संकल्पना है, वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में ऐसा लिख लेते हैं, तीनों प्रकार के न्याय की संकल्पना किस देश से ली गई? तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की बात कर रहा हूं, तो किस देश से ली गई है? तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा रूस से ली गई। किससे? रूस। आंसर रूस। तो रूस के संविधान से इस बात की संकल्पना ली गई है कि न्याय हो, तीनों प्रकार के न्याय होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग का विधिक प्रभाव नहीं है लेकिन संविधान का भाग है? क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा भाग है जिसे संविधान का भाग या अंश तो माना जाता है, लेकिन इसका कोई
विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर देने से पहले क्लियर कर लो कि चूंकि भाग जो निर्णय 1973 में आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, तो ये क्लियर है। लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यानी कि इसको निर्णय में तो यूज कर सकते हैं, प्रस्तावना को कानून बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन विधि द्वारा इसका कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, कभी चर्चा करेंगे डिटेल में कि विधिक प्रभाव क्या होता है। तो कौन सा भाग है, वो है प्रस्तावना या उद्देश्य का, ठीक है, या प्रियम्बल, इंग्लिश में प्रियम्बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यानी विधिक प्रभाव नहीं है। विधिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन चलो अभी हाल यहीं पर बना देते हैं और बता देते हैं, थोड़े से रूप में समझ लो अभी कि विधिक प्रभाव का मतलब क्या होता है। तो इसे क्वेश्चन के रूप में मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूं कि भारतीय की संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है। विधिक मतलब विधि का रूप क्या है। तो इसका विधि का रूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब यह है कि यह लागू नहीं की जा सकती है, लागू नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो विधिक प्रभाव का मतलब ये है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ऐसा वह कौन सा शब्द है जो यह दर्शाता है कि हम सब लोग व्यवहार के रूप में एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी कि एक ही फैमिली के रूप में बिलोंग करते हैं। तो उस शब्द वह शब्द है बंधुत्व। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि हम सब का मतलब कौन है, हम सब भारतीय, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो शब्द का नाम क्या है, बंधुत्व, यानी कि भाईचारा, बंधुत्व ये शब्द है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना का शुरुआती शब्द हम भारत के जो लोग हैं वह कहां से उधार लिया गया है। तो ये हम बता ही चुके। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में अंतिम संशोधन कब हुआ, ये भी हम बता ही चुके। तो इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछे गए हैं तो इतने से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से मेरी ये गारंटी, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बशर्ते क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन ज्यादा बनाइए क्योंकि प्रस्तावना में जो सेकुलर का अर्थ क्या है, तो सेकुलर का सीधा अर्थ है कि क्या है कि सभी नागरिकों को धर्म की आस्था है, उपासना है, ये हम समझा ही चुके। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही। लेकिन कितने प्रकार की क्वेश्चन, एक ध्यान रखना, एक शॉर्ट में एक क्वेश्चन बना लेते हैं। वैसे हम वीडियो में तो कई बार चिल्ला के बता ही चुके, इससे पहले जो पढ़ाया है थ्योरी के रूप में, कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय।
स्वतंत्रता कौमा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता, समानता और अखंडता, अखंडता। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की समानता दी गई है, कितने प्रकार की अखंडता का उल्लेख है। तो कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की बताया हमने। अखंडता कितने प्रकार, समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सॉरी सीरियल वाइज न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की। समानता राजनीतिक और आर्थिक समानता है बस। धार्मिक तो है ही नहीं, इसका जिक्र नहीं करता। ये क्वेश्चन में बता ही दिया है कि संविधान किस प्रकार की समानता की बात नहीं करता है। तो धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है, ना ही समानता की बात करता है। कुछ और इस समानता की बात करता है, यानी कि धर्म सरकार की दृष्टि से सभी धर्म एक नजरिए से हैं, ये बात तो करता है। तो न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, और अखंडता जो है 1 प्रकार की। अखंडता ऐसे लिख लेते हैं 3, 5, 2, 1 इसका आंसर होगा। इसे मिटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 3 प्रकार की, 5 प्रकार, 2 प्रकार की, 1 प्रकार की। तो इस प्रकार से हमारे एक चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये हमने डिटेल में पढ़ा, समझा, जाना, और साथ ही साथ में इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा, उस टॉपिक में यानी कि मंडे को हम इस बात की चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक होगा कि शासन के स्वरूप में, जो शासन की प्रणालियां तो हमने पढ़ ली हैं, अब देखेंगे शासन का स्वरूप कौन कौन सा होता है, यानी कि किसे हम संघ कहेंगे, किसी प्रसंग कहेंगे, क्या अंतर है दोनों में, एकात्मक राज्य क्या है, संघात्मक राज्य क्या है। इस प्रकार से ये हम डिटेल और ब्रॉड रूप में समझेंगे। और फिर उसके बाद जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो दिया गया है, तो भारत संघ है या परिसंघ है या यूनियन है, या संघ और परसंघ का कॉम्बिनेशन है, या संघ परसंघ और यूनियन यानी एकात्मक राज्य या एक राज्य का कॉम्बिनेशन है। और भारतीय जो संविधान है, उसकी जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, वह कठोर है कि लचीली है, किस प्रकार की है, ये ब्रॉड रूप में देखेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि ताकि जीवन में हमें दोबारा समझने ना पड़े। ये मैं कोशिश अपनी तरफ से करूँगा। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत। और जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। और हमारा टारगेट है इस महीने में, टारगेट है कि हमें मात्र इस महीने के अंदर अंदर 500 लोगों को, मात्र 500 लोगों को अपने से इस महीने को जोड़ना हमारा टारगेट है। इस महीने के अंदर अंदर 500 लोग हमसे जुड़ना चाहिए। तो इसमें आप ही लोग मदद कर सकते हैं, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मुझे और थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।